लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप देखेंगे तो हमने हमारा असेसमेंट प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया। असेसमेंट प्रोसीजर के क्वेश्चंस हम लोगों ने खत्म कर दिए, पर जैसा कि आप जानते हैं मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहाँ से होते हैं मालिक? क्वेश्चननेयर से होते हैं हमारे। तो हम ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या करने जा रहे हैं मालिक? सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके पास क्वेश्चननेयर जरूर होगा, तो प्लीज क्वेश्चननेयर जरूर एक बार देखिएगा। राइट, जैसे कि आप जानते हैं हम इसके सिलेक्टेड क्वेश्चन लेंगे। मैं चाहता हूं इसका राइटिंग प्रैक्टिस आप घर पे करें, बट हाँ डिस्कशन हम लोग यहां पे कर लेंगे टाइम सेव करने के लिए कि भैया क्वेश्चन किस तरीके का था और आपका रिस्पॉन्स इस पे क्या क्या आना चाहिए। सो लेट अस गो फॉर इट एंड चेक क्या लिखा है। सबसे पहले द एओ हैज इशूड अ नोटिस अंडर 142(1). 142(1) क्या था बेटा? जहां पे एओ आपको क्या करता है, या तो रिटर्न भरवाता है या तो इन्फॉर्मेशन लेता है। याद आ रहा है आप लोगों को? सो एओ इशूड द नोटिस अंडर 142(1) ऑन द असेसी ऑन February 2024, calling upon him to file return for the assessment year 23-24। ठीक है सर, थोड़ा अर्ली नोटिस दे दिया। In response to the said notice, the assessee has furnished the return of loss। अब भैया ध्यान से सुनिए, नोटिस दिया था लेकिन इस नोटिस के अगेंस्ट में assessee ने क्या फर्निश किया? लॉस रिटर्न फर्निश किया। एंड क्लेम द कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉस एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है, स्टेट वेदर the assessee would be entitled to carry forward as claimed in the return। अब देखिए मैं आपको सबसे पहले कुछ याद दिला देता हूं। यहां पे लॉस रिटर्न सबमिट किया है जब भी उसको रिटर्न भरने बोला था तब। अब आप जानते हैं अगर कोई भी लॉस हमें कैरी फॉरवर्ड करना है तो रिटर्न इसे टाइम पे भरना जरूरी था। रिटर्न हमें कब तक के भरना था? टाइम पे भरना जरूरी था, तभी हम पीजीबीपी लॉस, कैपिटल गेन लॉस या अदर लॉस को हम लोग क्या कर सकते थे? कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। अब इस केस में अगर आप लोग देखेंगे तो उसने जो रिटर्न भरा है ये बियॉन्ड टाइम है, मतलब जो आपका लॉस है ये तो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, ये जो लॉस है ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। लेकिन अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एक ऐसी चीज है जिसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एक ऐसी चीज है जिसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। यही चीज हमने रिटर्न टॉपिक के अंदर में भी पढ़ी थी। ये क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है और ये क्वेश्चन एक पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी है। अब आंसर में क्या क्या फॉर्मेट होना चाहिए? सबसे पहले आपको 139(3) यहां पे मेंशन करना होगा कि पीजीबीपी लॉस, कैपिटल गेन लॉस एंड लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस हम तभी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जब हमारा रिटर्न जो है ये 139(1) के टाइम लिमिट में गया होगा। ये पहला पॉइंट है जो आपको वहां पे मेंशन करना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको ये बताना होगा कि भैया लॉस, बिजनेस लॉस जो है ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, पर अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो है ये बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। याद आ रहा है मालिक? तो ये होगी दूसरा पॉइंट जो आपको यहां पे मेंशन करना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो यहां पे आपको मेंशन करना चाहिए वो ये करना चाहिए दैट assessee will be entitled to claim the unabsorbed depreciation but cannot be entitled to carry forward the loss। ये 3 पॉइंट इस आंसर में होने चाहिए तो आपका आंसर एक बेहतरीन आंसर बनेगा। चेक करते हैं, रीड कीजिए मेरे साथ। The time mentioned under 139(1). Are you getting the point? Right? तो ये लॉस आप तभी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जब आपने रिटर्न क्या भरा हो? टाइम पे भरा हो। चेक कर लो। राइट, अच्छा जी। साथ साथ में however there is no such condition for carry forward of unabsorbed depreciation under section 32(2). ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जब आप unabsorbed depreciation दे रहे हैं। In this case, assessee has filed its return of loss in response to notice as per the given provision. The return by the assessee in response to notice after the due date, and therefore the benefit of carry forward of loss shall not be available. The assessee shall however be entitled to carry forward the unabsorbed depreciation as per the provision of section 32 subsection 2। तो लॉस नहीं हो सकता पर unabsorbed depreciation बिल्कुल हो सकता है। चेक कर लो मालिक, है ना मालिक? चलो चेक करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्वेश्चन काय के ऊपर बेस्ड है? 148 के टाइम लिमिट के ऊपर बेस्ड है। यस, कि भैया नोटिस हम कब तक के भेज सकते हैं। रीड द क्वेश्चन, इट इज बेस्ड ऑन द टाइम लिमिट।
A search was conducted in the business premises of Shankar on 5th May 2023. Search कब conduct हुई मालिक? 5th May 2023. The search was concluded by executing the authorization for search on 21st May 2023. ठीक है, तो लास्ट एग्जीक्यूशन दैट इज पंचनामा कब बना आपका? 21 मई को बन गया. सिंस द सर्च इज कंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड अदर कंडीशंस आर ऑल फुलफिल्ड, द एओ विद प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर इशूड द नोटिस अंडर 148 ऑन शंकर for preceding 6 assessment year prior to the assessment relevant to previous year 23-24. Discuss the correctness of action taken by AO. अब चलिए हम बताइए कितने साल का नोटिस इशू करा जा सकता है. अगर आपको याद हो तो कितने साल का नोटिस इशू किया जा सकता है? जनरली 3 ईयर. इफ इनकम एस्केपिंग असेसमेंट रिप्रेजेंटिंग इन द फॉर्म ऑफ असेट और एक्सपेंडिचर और एनी इवेंट और ओकेजन 50 लाख या उससे ऊपर जा रहा होगा तो आप 3 साल की जगह 10 साल के भी क्या कर सकते थे? नोटिस इशू कर सकते थे. क्या आपको याद आ रहा है? आप 3 साल की जगह 10 साल के भी नोटिस इशू कर सकते थे. तो अब ऐसे केस में आप बताइए, यहां पे 50 लाख का कोई वर्णन किया गया नहीं है. द मेंशनिंग ऑफ 50 लाख इज नॉट देयर. यस और नो? इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट यू विल डू? इन दैट पर्टिकुलर केस आपसे मैक्सिमम 3 इयर्स की क्या कर सकते थे? नोटिस इशू कर सकते थे फ्रॉम द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर. फ्रॉम द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर. तो एओ इस केस में कितने साल के नोटिस भेजना चाह रहा है? 6 असेसमेंट ईयर के नोटिस भेजना चाह रहा है, विच इज नॉट करेक्ट इन लॉ. विच इज नॉट करेक्ट इन लॉ. सो चेक कीजिए. एज पर सेक्शन 148, AO shall be deemed to have information which suggests the income has charged escaped assessment in case where search is initiated. तो जहां पे भी सर्च होता है ये by default assumption होता है that AO has information to conduct the reassessment under section 148. ये तो हमारे को पता ही है. ये सुनो. और बुक्स ऑफ अकाउंट अदर डॉक्यूमेंट are requisitioned under 132A on or after 1/4/2023 for 3 assessment year immediately preceding the assessment year relevant to the previous year in which search is initiated, or other document or any assets are requisitioned or survey is conducted in the case of assessee, or money, bullion, jewelry, article or thing are seized or requisitioned in case of any other person. No inquiry has been conducted in any such case as per section 148A before issuing the notice under 148. तो जब भी सर्च एंड सीजर होता है तो आपको 148A OOBH का प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती. ये तो हमें याद ही है. द AO कैन इशू द नोटिस मैक्सिमम अप टू 3 असेसमेंट ईयर एंड नॉट 6 असेसमेंट ईयर. याद आ रहा है मालिक आप सभी को? देखते जाओ, जो जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी है वो सारी चीजें इसके अंदर में कवर हो जाएगी. या क्वेश्चन के अंदर में हर तरीके के क्वेश्चन है. मैं एक ही तरीके के 10 क्वेश्चन देने से ज्यादा बिलीव करता हूं मैं 10 तरीके के अलग अलग क्वेश्चन दूं ताकि हर तरीके का पैटर्न आप क्या कर लो? कवर कर लो. यस और नो? चलिए, ये इजी है. क्वेश्चन नंबर 3 इजी है. ये सेम हम लोगों ने किया है. राइट? अच्छा, सेम क्वेश्चन जो हमने लिखा हुआ है मतलब बुक में सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चनर के अंदर में सॉल्व किया है ये केस लॉ के ऊपर बेस्ड है. बट अब ये केस लॉ ओल्ड हो चुका है और यहाँ का जो कंक्लूजन है वो हमारी बुक के हिसाब से क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली. तो एक पुराना केस था 2012 का ICICI सिक्योरिटी का. वो कहता था मियर ऑडिट ऑब्जेक्शन कैन नॉट बी द ग्राउंड फॉर ओपनिंग द रीअसेसमेंट. बट अब सेक्शन 148 के नए लॉ के हिसाब से इट कैन ओपन. Reassessment on the basis of audit objection. Yes, लिख लीजिए. तो अब आपको जो मेंशनिंग करना है वही आंसर मेंशन करना है जो हम लोगों ने लिखा था, उसके अलावा मेंशन करने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 5 को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं आप लोग. ये क्वेश्चन नंबर 5 किसके ऊपर बेस्ड है मैं आपको बताता हूँ. याद है 147 जब हम लोगों ने पढ़ा था तो 147 के अंदर में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई जब आप 148 ओपन करते हैं, नोटिस भेजते हैं, राइट, आप वो केस भी ओपन कर सकते हैं जो नोटिस के अंदर में मेंशन नहीं है बट असेसिंग ऑफिसर को मिला ड्यूरिंग द असेसमेंट. याद आ रहा है? मतलब हम वो तो इशू केस ओपन कर ही सकते हैं जो हमारे को नोटिस के अंदर में हम लोगों ने मेंशन किया है. इवन वी कैन ओपन द केसेस विच
come across the AO but not mentioned in the notice and nor any fresh notice is required. उस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोगों ने यहां पे रखा है. चेक द क्वेश्चन. Shashank received a notice under 148 from the AO on the ground that depreciation on the certain assets were allowed in excess. ठीक है. AO recorded the reason for reopening. The original assessment was completed under 143(3). ठीक है, तो 143(3) के अंदर में असेसमेंट हो चुका था. In course of reassessment proceeding, the AO also disallowed certain sum under section 14A in respect of expenses purported to be in relation to dividend of the company and tax-free interest. अच्छा जी सर. However, AO did not record the reason for applying the provision under 147 in respect of the said disallowance and part the order disallowing the excess depreciation and also certain sum under section 14A. Shashank contended that AO cannot make disallowance under section 14A since the same was not recorded in the reason for reopening the assessment. बताइए एओ ने क्या किया. एओ ने रीअसेसमेंट किया. रीअसेसमेंट के दौरान उसको कुछ और एक्सपेंसेस मिले जो टैक्स फ्री इंटरेस्ट से रिलेटेड थे. इसने इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को 14A के अंदर में क्या कर दिया, डिसअलाउ कर दिया. अब एसएससी कहता है कि भैया ये जो चीज तुमने की है 14A के अंदर में डिसअलाउंस, ये तो तुमने कहीं पे मेंशन ही नहीं किया था. ये तो आपने कहीं पे मेंशन ही नहीं किया था. कहां रीजन फॉर रीओपनिंग द असेसमेंट में, तो आप ये नहीं कर सकते. बताइए क्या एओ करेक्ट है या नहीं है. एओ करेक्ट है, शशांक यहाँ पे इनकरेक्ट है. 147 हमें ओपन पावर देता है टू ओपन द केसेस विच आर मेंशन इन 148 एंड इवन ऑल्सो ओपन द केसेस विच आर नॉट मेंशन अंडर 148 बट इट कम अक्रॉस ड्यूरिंग द रीअसेसमेंट और असेसमेंट. तो क्या यहाँ पे कंटेंशन ऑफ शशांक करेक्ट है? आंसर इज नो. क्या क्या लिखना चाहिए आपको यहाँ पे? आपको सबसे पहले 147 को मेंशन करना चाहिए. 147 को मेंशन करते हुए हमने लिखना चाहिए सब्जेक्ट टू सेक्शन 148 to 153 AO कैन असेस, रीअसेस, रिकम्प्यूट द टोटल इनकम ऑफ लॉस ऑफ द असेसी. यस, और he can also open the case which are not subject matter of 148 but came across during assessment और reassessment. ये पॉइंट वहां पे क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए. तो चेक करिए. If any income chargeable to tax in case of an assessee has escaped assessment for the assessment year, the AO may subject to the provision of section 148 to 153 assess, reassess such income, recompute such loss or depreciation allowance or any other allowance or deduction for such assessment year. For the purpose of assessment, reassessment, recomputation under this section, AO may assess, reassess income in respect of any issue which has escaped assessment and such issue which comes to his notice subsequently in the course of proceeding under this section, irrespective of the fact that provision of 148 has not been complied with. Therefore, in the instance case, AO has the power to disallow the expenses in addition to disallowing the excess depreciation for which notice was issued, even though the reason was not recorded under section 148. Hence, the contention of Shashank is not correct. देखिए, जितने पॉइंट हम सब लोगों ने पढ़े हुए हैं, ये सारे के सारे पॉइंट के ऊपर तरह तरह के क्वेश्चंस आपके लिए रखे गए हैं. अप्रिशिएट सर जरूर कीजिएगा. सर चलिए चलते हैं आगे कुछ और क्वेश्चंस को देखने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 बेस्ड ऑन स्पेशल ऑडिट. चलो ये भी देख लेते हैं. स्पेशल ऑडिट के ऊपर एक क्वेश्चन रखा गया है. चारों कैटेगरी ऑफ स्पेशल ऑडिट के प्रोविजंस इसके अंदर में हम लोगों ने कवर किए हैं. गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है आप लोग के लेवल पे देखने के लिए. मैं सभी को बोल रहा हूं, देखिए टाइम के कमी के कारण, क्योंकि ये एक फास्ट ट्रैक बैच और पूरे इंडिया में हम लोगों ने इसको बच्चों के बेनिफिट के लिए फ्री कर रखा है. इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं हर क्वेश्चन को राइट डाउन करूं. जितना पॉसिबल उतना राइट डाउन किया, बट हाँ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इसे राइट डाउन कीजिए और जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसे लिखिए. मैं 10 बार इसे मेंशन कर रहा हूं. रेगुलर बैच अगर होता तो मैं पूरा का पूरा मैं लिखा के ही सॉल्व करवाता हूं. जितने बच्चों ने किया उनको पता है, बट क्योंकि ये फास्ट ट्रैक बैच है, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करा सकता हूं. पर हाँ, मैं आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्या करवा सकता हूं, दिखा सकता हूं कि हाँ इसका आंसर क्या आना चाहिए. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी उनमें से एक है. लेट्स गो फॉर इट. For the assessment year 24-25, Mr. John was directed to carry out special audit of his account under 142A. स्पेशल ऑडिट की बात चल रही है
ऑन 1/8/2024। तो 1/8/2024 को उनको डायरेक्शन मिलता है कि आपको क्या करना है सर, स्पेशल ऑडिट को कंप्लीट करना है विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ये बात को बहुत अच्छे से लाइन कीजिएगा, विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अब हम जानते हैं 142(2)(a) के अंदर में OOBH देना जरूरी है, जबकि क्वेश्चन क्लियर कट मेंशन कर रहा है कि OOBH दिया गया नहीं है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद दिस रिगार्ड्स। पहला, can the assessee contend that since our OOBH is not provided by the AO, such notice requiring special audit is not valid? Yes, assessee ये कह सकता है, because 142(a) specifically mention कि आपको स्पेशल ऑडिट के लिए क्या मिलना चाहिए, OOBH मिलना चाहिए। और अगर OOBH नहीं मिल रहा है तो यस, ये क्या है मालिक, एक वैलिड नोटिस नहीं है। तो पहला का आंसर तो आना चाहिए यस, ये एक वैलिड नोटिस नहीं है। देन दूसरा, इफ assessee decide to get book of account audited, what will be the due date by which he has to submit the report? We all know ये ऑडिट रिपोर्ट हमें कब तक के सबमिट करनी पड़ती है, ये रिपोर्ट के अंदर में मेंशन होता है। और रिपोर्ट के अंदर में अगर मेंशन नहीं है तो मैक्सिमम कितने दिन मिलते हैं, बोलो जल्दी से। 180 डेज आपको मैक्सिमम मिलते हैं। क्या आप सभी को याद आ रहा है? 180 डेज आपको मैक्सिमम मिलते हैं, और ये 180 डेज जो है फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस होता है। तो यस, दूसरा आंसर 180 डेज होना चाहिए। तीसरा, इफ द असेसी इंटेंशनली डज नॉट कंप्लाई विद द डायरेक्शन, हाउ मच पेनल्टी वुड बी लेविड? अगर असेसी इंटेंशनली क्या नहीं करता, कंप्लाई नहीं करता, तो पेनल्टी कितनी लग जानी चाहिए? आप सब जानते हैं एओ का ऑर्डर न मानने के लिए पेनल्टी कितनी है। चलो जल्दी से, आप फास्ट ट्रैक अगर डेली देख रहे हैं तो हर बच्चा वीडियो को लाइक करेगा, और लाइक करके जल्दी से कमेंट भी कर सकता है कि भैया पेनल्टी कितनी होनी चाहिए। एओ का ऑर्डर न मानने के लिए 10,000 रुपए की पेनल्टी लगती है, तो यहां पे भी 10,000 की पेनल्टी हो सकती है। फॉर फेलियर टू गेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड, कैन प्रोसिक्यूशन बी लॉन्च्ड? हाँ, प्रोसिक्यूशन हो सकता है। 1 साल तक की जेल आपको क्या हो सकती है, हो सकती है। तो यहां पे 1 साल तक का जेल का प्रोविजन होना चाहिए। तो चारों का जो आंसर है ये आपने कैसे लिखना है सर? चारों का जो आंसर है ये आपने पॉइंट वाइज लिखना चाहिए, 142(2)(a) को मेंशन करना चाहिए। अगर ये ज्यादा मार्क का क्वेश्चन आता है, लेट्स से इफ इट इज द क्वेश्चन इज ऑफ मोर देन 8 मार्क, मुझे लगता है ये रफली मतलब 8 मार्क के लिए आ सकता है, या 4 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है, 1-1-1-1 करके, या 2-2 करके ऐसे 4 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है। अब ध्यान से सुनिए, अगर 4 मार्क के लिए क्वेश्चन है तो आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना चाहिए, 1, 2, 3 and 4। और अगर ये 4 मार्क्स से ऊपर का क्वेश्चन है तो आपको 142(2)(a) पूरा लिखना चाहिए, और उसके बाद एक एक का क्या करना चाहिए, मेंशन करना चाहिए। इस तरीके से अगर आंसर लिखोगे तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलने की उम्मीद है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो चलो चेक करते हैं मालिक। As per the provision of section 142(2)(a), AO shall not direct the assessee to get books of accounts audited unless the assessee has given reasonable opportunity of being heard. Yes or no? Accordingly, the contention of assessee that notice is not valid since OOBH is not provided by him is correct. Right? चलिए, तो assessee यहां पे बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, the maximum period within which the assessee has to submit the audit report is 180 days from the date of notice to carry out the special audit under 142(2)(a) is received. पेनल्टी कितनी लगेगी सर? 10,000 रुपीज की लग सकती है। If assessee willfully fails to comply with the direction, he shall be punishable with rigorous imprisonment which may extend to 1 year with fine under section 276D. सेक्शन नहीं भी आता है, डोंट वरी, आप लोगों ने इतना पार्ट भी अगर मेंशन कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। डन मालिक, बढ़ते हैं आगे। ये तो गॉड्स इंडिया के ऊपर बेस्ड है, ये आपने करा हुआ है ऑलरेडी। ये भी इजी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर में आते हैं। रीड द क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट। बताइए, इस बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि नहीं मालिक? बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था हम लोगों ने। यस, बताइए, अगर एओ का ऑर्डर हमें पसंद नहीं आया तो क्या कर सकते हैं? र कर सकते हैं, दैट इज अपील, रिवीजन, रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, हाँ या हाँ, बस उसी पे बेस्ड है। आओ चल के देखते हैं। बेस्ड ऑन द रेमेडीज अगेंस्ट द एओ's पावर, D, an individual filed his return erroneously offering for taxation interest received from the notified relief bond exempt under 1015. In the said return, the AO completed the assessment accepting the income returned by D. D has furnished complete particular relating to the interest income in the return. D approach you for advice regarding the steps to be taken to secure exemption of the income.
Advise D about the various remedies available under the Income Tax Act for the redressal of his grievance. सीधा सीधा क्वेश्चन है, अगर एसएससी को ग्रीवियांस है तो वो क्या कर सकता है? अपील, रिवीजन, रेक्टिफिकेशन, तीन ही ऑप्शन उसके पास अवेलेबल है, से यस। अपील, रिवीजन और रेक्टिफिकेशन तीन ही ऑप्शन उसके पास अवेलेबल है, से यस, राइट। तो चेक कर लेते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 1, फाइल एन अपील टू कमिश्नर अपील, फाइल अ रिवीजन पिटिशन, फाइल अ रेक्टिफिकेशन। रीड इसके अंदर का एक और पॉइंट। इज दैट डन? तो भैया कमिश्नर को अपील कर सकते हो आप लोग, उसके अलावा क्या कर सकते हो सर? रिवीजन पिटिशन फाइल कर सकते हो, उसके अलावा क्या कर सकते हो सर? रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। ये तीन ऑप्शन आपके पास क्या है? अवेलेबल है। डन। ठीक है, ये भी इजी है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप डीआरपी की बात करिएगा, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन यहां पे लिख दीजिए, सॉल्व आफ्टर डीआरपी, सॉल्व आफ्टर डीआरपी। तो डीआरपी से पहले इसको सॉल्व करके मतलब नहीं है। चलिए, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 बेस्ड ऑन 148। अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स डू इट। Mr. Shankar is engaged in the business of retail trade and has been declaring the income of 10 lakh to 15 lakh every year since last 10 years. A search was conducted in the business premises of Shankar on 5th December 2023. The search was concluded by executing last authorization on 21st December. The AO has in his possession document which revealed that Shankar has incurred 5 crore in 2017 on the marriage of his daughter. मतलब इवेंट या ओकेजन पे खर्चा किया है। यस, कितना किया है मालिक? 5 करोड़। मतलब 3 साल की जगह 10 साल का नोटिस भेजा जा सकता है। क्या आपको याद है? तो जनरली 149 के तहत हम कब तक नोटिस भेज सकते हैं? 3 साल। अगर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ असेट और एक्सपेंडिचर और इवेंट और ओकेजन, हम क्या कर सकते हैं सर? 10 साल तक के नोटिस भेज सकते हैं। 2017 में किया गया है, मतलब 23-24 के अंदर में किया जा सकता है। अच्छा, ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ और पॉइंट आता है क्या। तो चेक करिए, एज पर 148 AO शैल बी डीम्ड टू हैव इंफॉर्मेशन। अब सर्च के केस में याद होगा तो डीम्ड इंफॉर्मेशन होती है जब भी सर्च होता है कि हाँ ही हैज एस्केप्ड असेसमेंट। दूसरा 148A के नोटिस को कंप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। तो ये दो पॉइंट तो आपके मेंशन होने ही चाहिए। यस, as per 148 AO shall deem to have information which suggests that income chargeable to have escaped assessment where a search is initiated after 2021. Further, in case of search under 132, notice under 148 need not to be accompanied with the order of section 148A. मतलब OBS देने की जरूरत नहीं होती। yes or no? तो notice does AO can issue the notice for relevant assessment year generally कितना? 3 years। 3 years की जगह कितना बेटा? 10 years, राइट। अगर इनकम रिप्रेजेंटिंग इन द फॉर्म ऑफ असेट, एक्सपेंडिचर और एनी इवेंट और ओकेशन अमाउंट इज लाइकली टू 50 lakh और मोर। यस, in this case Shankar has incurred the expenditure of 5 crore in relation to marriage of his daughter. Hence AO can issue notice under 148 for the assessment year 18-19 since falls within the period of 10 ईयर्स। तो आपने ये चीजें यहाँ पे क्या करनी चाहिए? मेंशन करनी चाहिए। अब इसकी यहाँ ये जो नोट लिखा है, आप ये नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। ये एडिशनल पॉइंट है, ये नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। यस और नो? इजी क्वेश्चन है ये, है बेस्ड ऑन अपडेटेड रिटर्न। ये भी इजी है, तो चलो ये क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेते हैं। अपडेटेड रिटर्न पे लास्ट क्वेश्चन भी है, मतलब आपका असेसमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 16। चलो रीड करो क्वेश्चन नंबर 16। X would like to furnish his updated return for the assessment year 22-23. In case he furnished his updated return of income, he would be liable to pay 2,50,000 towards tax, 35,000 towards interest after adjusting tax and interest paid at the time of filing earlier return. You are required to examine Mr. X can furnish updated return on 31st March 2024,
25 एंड मई 2025। अब अगर मैं बात करूं अपडेटेड रिटर्न की, अपडेटेड रिटर्न 139(8)(a) के तहत कब तक के भरा जा सकता है? 24 मंथ्स तक के भरा जा सकता है, दैट इज 2 years फ्रॉम द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, मतलब 31 मार्च 2025 तक के भरा जा सकता है। तो बताइए, इस ईयर के लिए अपडेटेड रिटर्न हो सकता है? यस। इस ईयर के लिए अपडेटेड रिटर्न हो सकता है? यस। इस ईयर के लिए अपडेटेड रिटर्न हो सकता नहीं, यस और नो, क्योंकि लास्ट डेट थी 31 मार्च 2025, बराबर है। सो ये हुआ पहला पॉइंट। तो देखिए, आपको पहले अपडेटेड रिटर्न की टाइमलाइंस को लिखना होगा। एक्स में फर्निश अपडेटेड रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 at any time within 24 months from the end of relevant assessment year. So accordingly, X can furnish the updated return as on 31st March 2024 and as on 28 Feb, यहाँ पे 8 हो गया है, इट शुड बी 28 Feb 2025, ये दोनों भरा जा सकता है। However, he cannot furnish such return for 31st May since the time limit to file is over on 31st March 2025। याद आ रहा है मालिक आपको, राइट? साथ साथ में इफ यस कंप्यूट द अमाउंट ऑफ एडिशनल टैक्स पेएबल। एडिशनल टैक्स पेएबल कितना होगा? अगर आप विद इन 24 मंथ्स भरते हैं, अगर आप विद इन 12 मंथ्स भरते हैं तो 25% ऑफ द टैक्स पेएबल, अदरवाइज 50% ऑफ टैक्स पेएबल। तो लेट्स से अगर आप 31 मार्च 2024 तक के भरते हैं तो 25% ऑफ द टैक्स पेएबल, राइट? सो 25% ऑफ द टैक्स अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट आपको पे करना होगा अगर आप भरते हैं बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 12 मंथ्स, दैट इज अप टू 31 मार्च 2024, या फिर आपको 50% ऑफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट का भरना पड़ेगा अगर आप आफ्टर 2024 भरते हैं बट बिफोर 31 मार्च 2025 भरते हैं तो। सो अकॉर्डिंगली 250 प्लस 35 टूवर्ड्स इंटरेस्ट मतलब 285, 250 प्लस 35 मतलब 285 का 25%, 71,250 अगर आप 31 मार्च 2024 तक के भरते हैं तो, या फिर 285 का 50% दैट इज 1,42,500 अगर आप 31 मार्च 2024 के बाद बट 31 मार्च 2025 के पहले भरते हैं तो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। चलिए, तो यहां पे मालिक आपका क्वेश्चनर भी खत्म होता है असेसमेंट प्रोसीजर का। कुछ और क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे रख रखे हैं तो वो भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन हैं जो देखिए मॉड्यूल के जितने भी नए क्वेश्चन है वो तो मैंने सब कवर कर लिए है, मैक्सिमम कवर कर लिए, शायद एक आधी छूटा होगा तो वो आप मॉड्यूल से देख लेना। अब इसके अलावा आपका असेसमेंट प्रोसीजर पूरा का पूरा यहाँ पे क्या होता है मालिक, समाप्त होता है। तो डू गिव अस अ हिट अगर आपको ये पसंद आ रहा है, पूरा सीरीज पसंद आ रहा है तो, एंड अपने दोस्तों को भी बताइएगा, लाइब्रेरी में हर एक को बताइएगा ताकि वो लोग भी इस पूरे फ्री रिविजन का क्या ले सके, मजा ले सके। यस, चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर में। अब हमने असेसमेंट खत्म कर दिया है तो असेसमेंट के बाद हम लोग कहां जाने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर में जाने वाले हैं, दैट इज अपील, रिवीजन एंड रेक्टिफिकेशन के अंदर में हम लोग जाने वाले हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक, बाय बाय। यस सर, तो अब अगर आप देखेंगे हमारा असेसमेंट कंप्लीट हो गया। चलिए इस सीरीज को वापस से चालू करते हैं, राइट? मैं सबसे पहले चले जाता हूं वापस से इंडेक्स के ऊपर। प्लीज एक बार चेक कीजिए कि हम लोगों ने कितना कुछ कंप्लीट कर लिया है। हमने बेसिक इनकम टैक्स अथॉरिटी, रिटर्न, असेसमेंट प्रोसीजर भी कंप्लीट कर लिया, क्लबिंग, एग्रीकल्चर, कैपिटल गेन कंप्लीट कर लिया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कंप्लीट कर लिया, टैक्सेशन ऑफ बायबैक एंड लिक्विडेशन अब तक हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद कर रहा हूं ये फास्ट ट्रैक आपको मजा आ रहा होगा, और अगर आ रहा है तो सर जल्दी से आपको बहुत सारे दोस्तों तक के इसे पहुंचाना है, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, बाकी कुछ नहीं। चलिए अब अगर आप देखेंगे हम इनकम टैक्स अथॉरिटीज में वापस जाते हैं। इनकम टैक्स अथॉरिटीज को अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने क्या देखा था, असेसिंग क्या करता है, रिटर्न भरता है, रिटर्न भरने के बाद वो समरी असेसमेंट में जाता है, या तो उसका रेगुलर असेसमेंट होता है या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है, और हो सकता है फ्यूचर में उसका इनकम एस्केपिंग असेसमेंट हो जाए। उसके बाद वो क्या निकालता है सर, ऑर्डर निकालता है अंडर 156। ऑर्डर निकालने के बाद दो ही बातें होती है, या तो उसे पसंद आया या तो उसे पसंद नहीं आया, ऐसी दो ही बातें पॉसिबल है। अगर उसे पसंद आया, जो ऑफिस में मेजरली हमें कराया जाता है, पसंद आया पे कर काम खत्म कर, पसंद आया पे कर काम खत्म कर। पर अगर तुझे पसंद नहीं आया तो तू क्या कर सकता है, ग्रीवियंस रिड्रेसल में तेरे पास तीन चीजें हैं, चलो पूरा भारत मेरे साथ वापस बोलो, दैट इज अपील, रिवीजन और रेक्टिफिकेशन। ये तीन ही पावर है तेरे हाथ में। यानी अगर एसएससी को एओ का ऑर्डर पसंद नहीं आता
तो उसके पास 3 पावर है, अपील, रिवीजन एंड रेक्टिफिकेशन। जब भी आप पढ़ें असेसमेंट के साथ साथ ये पढ़ें। अब अगर मैं नया मॉड्यूल की बात करूं, राइट, जो मई 24 नवंबर 24 के लिए इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है, या एज द केस में भी सीएमए फाइनल वालों के लिए, तो असेसमेंट, रेक्टिफिकेशन ये एक टॉपिक बनाया जाता है एंड सर्च भी इसी के अंदर में इंक्लूड कर दिया जाता है। सिर्फ अपील और रिवीजन को एक अलग से टॉपिक बनाया जाता है। यानी अगर आप देखेंगे रेक्टिफिकेशन इज अ पार्ट ऑफ असेसमेंट ओनली, अपील एंड रिवीजन को एक चैप्टर बना दिया जाता है। जबकि आप प्रोविजन देखोगे तो ये तीनों की अलग अलग है। एंड मैक्सिमम केस में जितने भी ऑर्थर रहे हैं, ये सब इस चैप्टर को बिल्कुल अलग अलग चैप्टर की तरह ही देखते हैं और हम भी इसे अलग अलग चैप्टर की तरह ही देखेंगे। हालांकि अगर आप मॉड्यूल में ढूंढना चाहें तो इनकम टैक्स अथॉरिटी नाम का एक चैप्टर है, असेसमेंट प्रोसीजर नाम का एक चैप्टर है, जिसमें आपको असेसमेंट प्रोसीजर, रेक्टिफिकेशन, सर्च एंड सीजर, ऐसे तीनों टॉपिक का, एंड इनकम टैक्स अथॉरिटी, चारों टॉपिक का कॉम्बिनेशन आपको इनमें मिलेगा। और अपील और रिवीजन आपको एक सेपरेट टॉपिक मिलेगा। अपील और रिवीजन आपको क्या मिलेगा मालिक? एक सेपरेट टॉपिक मिलेगा। सबसे पहले इस ग्रीवियांस रिड्रेसल की सीरीज के अंदर में मैं जा रहा हूं एक बहुत ही छोटे से टॉपिक के अंदर में, और इस छोटे से टॉपिक का नाम है रेक्टिफिकेशन। इस छोटे से टॉपिक का नाम क्या है बेटा? रेक्टिफिकेशन, जो इसी पार्ट के अंदर में क्या हो जाएगा? आपका खत्म हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद रेक्टिफिकेशन। मैं आता हूं, सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर प्यारा सा टिक कर देता हूं। कैसा है, एक एक चीजें खत्म होती जाती है तो बड़ा मजा आता है उस चीज को करने के लिए। तो हम सबसे पहले जा रहे हैं रेक्टिफिकेशन करने के लिए। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और आराम से कंप्लीट हो सकता है। चलिए चेक कीजिए, राइट। साथ साथ में आई होप बहुत सारे बच्चों ने इंडिया में क्या मंगा लिया है? बुक मंगा लिया है। सिचुएशन ये हुई कि आपका इतना प्यार मिला कि भैया हम ऑलरेडी 2 बार आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं बुक्स को लेकर के। तो जिन जिन बच्चों को बुक्स नहीं मिली होंगे, प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रख लेना, क्योंकि हम लोग लिटरली डे नाइट वर्क कर रहे हैं। क्योंकि मैंने पूरे भारत के लिए, इंटर वाले बच्चों के लिए भी क्या कर रखा है, फास्ट ट्रैक डायरेक्ट टैक्स का फ्री कर रखा है, ताकि भारत का कोई भी बच्चे को दोबारा से वापस से पे करने की जरूरत ना पड़े और उसको बेस्ट लेक्चर इसके अंदर में मिल जाए, जिसमें सारा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पूरा का पूरा कवर्ड हो। तो आपके जो जूनियर्स होंगे आप उनको भी कम्युनिकेट कीजिएगा। मैं 19 तारीख से, दैट इज 19 ऑफ जनवरी से क्या करने जा रहा हूं, इंटर का फास्ट ट्रैक चालू करने जा रहा हूं। तो वो इंटर का फास्ट ट्रैक देख सकते हैं और आपका फास्ट ट्रैक कंटिन्यू रहेगा। और जैसा कि मैं आपको कमेंट कर चुका हूं कि फरवरी के फर्स्ट वीक तक के या मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड वीक तक के हम इस पूरे फास्ट ट्रैक को कंप्लीट कर देंगे। Yes or no, इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल टैक्स 1, राइट। चलिए आइए, अब आते हैं हम लोग कहां बेटा? रेक्टिफिकेशन की ओर। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रेक्टिफिकेशन। यस, इससे पहले मैं बस कुछ शब्द कह देता हूं जो आपके मोटिवेशन के लिए। देखिए एक बात समझिए, फाइनल लेवल पे जनरली मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, बट हाँ हमें एक किक जरूर लगती है जो हमें चाहिए। किसी भी चीज का सक्सेस होने के लिए ना 2 चीजें होती है। पहला होता है वर्क, मेहनत तो हर सबको करना ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बंदा मेहनत करे बगैर ही आगे बढ़ जाए। मेहनत तो भाई साहब आपको करनी पड़ेगी, ये है पहला और फॉरमोस्ट पॉइंट। लेकिन उसके साथ साथ है ना ड्रीम होना चाहिए। देखिए जब तक कि ना आप सिर्फ इस पॉइंट पे चलोगे ना कि हाँ मेरे को ये डिग्री कंप्लीट करनी है या ये पर्टिकुलर चीज अचीव करनी है, तब तक के नहीं होगा। आपको है ना कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए हासिल करना है। तो अपना एक ड्रीम रखना पड़ेगा कि हाँ यार ये चीज मेरे को अचीव करनी है। हो सकता है आपको फाउंडेशन में अटेम्प्ट लगाओ, इंटर के अंदर में अटेम्प्ट लगाओ, पॉसिबल है, राइट। लेकिन इसी चीज का बदला आपको निकालना चाहिए इंस्टीट्यूट से। इसी चीज का बदला आपको इंस्टीट्यूट से निकालना है कि यार मेरे को फेल किया तो किया ही कैसे। मैंने कई ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं, कई बच्चों से मैंने बात करी है जिनका फाउंडेशन के अंदर में अटेम्प्ट लगा, इंटर के अंदर में अटेम्प्ट लगा, लेकिन वो फाइनल के अंदर में रैंक लाए। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। अब ड्रीम के साथ साथ जब आप अपना वर्क करेंगे तो ये काम होगा। मैं आप सभी को पास होने का एक सिंपल तरीका बता रहा हूं और बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। सभी लोग प्लीज ध्यान से सुनना। आप लोग ना प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा फोकस करो। देखिए मेरे पास जितने भी बच्चे हैं, अभी एकत्वम तो खैर इंडिया का सबसे बड़ा अकेडमी है जो बहुत बड़ा क्राउड हैंडल करता है। मैं आप सभी को बता दूं, ऋषभ जैन सर ने ऑडिट का फास्ट ट्रैक भी फ्री कर रखा है। ऋषभ जैन सर ने ऑडिट का फास्ट ट्रैक भी फ्री कर रखा है। तो इसका भी बिल्कुल ये लेना मत भूलना, मजे लेना बिल्कुल मत भूलना। वो भी चीज आपको देखनी चाहिए। अब हम लोग कि यहाँ अकेडमीज में जो होता है, मतलब एकत्वम अकेडमी में हो जाता है, हम लोग क्या मैक्सिमम बच्चा जो है दोनों ग्रुप के लिए आता है और दोनों ग्रुप पास होता है, चाहे वो फाउंडेशन की बात करो, इंटर की बात करो या फाइनल की बात करो। अब मैक्सिमम बच्चे जो हम लोगों ने देखे ना, हमने इनको बस एक आदत सिखाई है। वाई? मतलब एकत्वम को इतना प्यार मिलने का बस एक बहुत सिंपल सा रीजन है। इतनी ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है, इतना ज्यादा लिखाया जाता है। जैसे अगर आप सीए फाइनल, सीएमए फाइनल के रेगुलर लेक्चर भी देखोगे, मोर देन 400 क्वेश्चन हम लोगों ने सिर्फ राइटिंग का पार्ट किया है कि भैया तुम लिखो, क्योंकि तुम जितना ज्यादा लिखते जाओगे ना, बेनिफिट आपको उतना ज्यादा होते जाएगा। यस और नो? बेनिफिट आपको उतना ज्यादा होते जाएगा। तो आप लोग भी क्या कीजिए, ये काम करते रहिए।
तब आपको क्या आएगा भाई साहब, मजा आएगा। तो आपको क्या करना है, एक टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ प्रैक्टिस करने से भी कुछ नहीं होगा, एक टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है। देखो मैं आज आपको एक कंसेप्ट बताता हूं और ये कंसेप्ट को बहुत ध्यान से सुनना। टाइम मैनेजमेंट का कंसेप्ट है। वी ऑल नो पेपर्स के अंदर में हमारे पास कितने आवर्स है, 3 आवर्स है। वी ऑल नो पेपर के अंदर में हमारे पास कितने आवर्स है, 3 आवर्स है। अगर मैं इसे मिनट्स में कंप्लीट करूं तो ये आता है 180 मिनट्स। अगर मैं इसे मिनट में कंप्लीट करूं तो ये आता है 180 मिनट्स प्लस 15 मिनट एक्स्ट्रा जो पेपर रीड करने के लिए होता है। खैर मैं उसे बाजू रखता हूं, ठीक है। कितने मार्क्स है जो हम लोग को अचीव करने हैं, 100 मार्क्स है जो हम लोग को क्या करने हैं, अचीव करने हैं। यानी अगर मैं सीधा सीधा देखूं 1.8 मिनट पर मार्क्स आपको अवेलेबल है। यस, यानी अगर 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है इंटू 1.8 मिनट आपको अगर अवेलेबल होते हैं तो मैक्सिमम 9 मिनट के अंदर में अप्रोक्सीमेटली आपको उसे कंप्लीट करना है। तो आपकी प्रैक्टिस जो आप कर रहे हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट की कर रहे हो, डीटी, आईडीटी, एफआर, एसएफएम, जो भी सब्जेक्ट की कर रहे हो, या जो एक नया पेपर आया है आपका जिसके बारे में इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है, दैट इज केस लॉ वाला पेपर, आप इसके लिए भी बिल्कुल उसी टाइम प्रैक्टिस करिए। अगर आपको रैंक लाना है या फर्स्ट अटेम्प्ट में पास भी होना है, सबके लिए कंसेप्ट सेम है। थ्योरी है तो भी लिखना है, प्रैक्टिकल है तो भी लिखना ही है। देखिए ऑडिट मत कीजिए, ऑडिट मत कीजिए। नो फास्ट ट्रैक है, हम लोग खुद क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को कुछ को सॉल्व कर रहे हैं और कुछ को रीड आउट ही कर रहे हैं। बट मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सर आप प्रैक्टिस कीजिए, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। मेरे भी लेक्चर में फास्ट ट्रैक में आगे मत बढ़िए, कोई भी लेक्चर को पूरे के पूरे लेक्चर यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। दिसंबर 2024 तक के अवेलेबल रहेंगे क्योंकि तब तक के बच्चों के लिए मैंने फ्री कर रखा है। तब तक के लिए होल्ड कीजिए, आप अपनी प्रैक्टिस साथ साथ में कीजिए। जब तक कि पूरे क्वेश्चन एक साथ प्रैक्टिस ना हो जाए तब तक के आगे मत बढ़िए। देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल, वैसे भी आपने टाइम सेव कर लिया है, काय का रेगुलर बैच का टाइम सेव किया है, तो आप लोगों ने तो भैया सबसे ज्यादा क्या करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए चीजों को। तो भैया सिर्फ इससे नहीं होगा, हार्डवर्क प्लस सक्सेस दोनों काम करेंगे, सॉरी ड्रीम प्लस हार्डवर्क दोनों काम करेंगे, एंड दैट टू इन अ टाइम बाउंड मैनर। जब तक कि सर टाइम बाउंड आप काम नहीं करेंगे ना, तो क्या होगा, आपका कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में छूट जाएगा और फिर आप 70 या 80 मार्क का सॉल्व करके आओगे और बोलोगे यार मेरे को 40 दे दे इंस्टीट्यूट। भाई साहब ऐसा नहीं होता। आप फाइनल लेवल पे हो, आपसे एक्सपेक्टेड है कि कोई भी चीज को टाइम बाउंड में करें, ताकि इंस्टीट्यूट भी आपसे एक्सपेक्ट करेगा ना कि जो व्यक्ति टाइम के अंदर में चीजें कंप्लीट नहीं कर सकता, वो सीए में जितनी वास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरीके से हैंडल करेगा। तो मेरे भाई ड्रीम देखो, वर्क करो इसके पीछे और भाई सक्सेस जरूर होगी आपकी। चलिए आते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर में। आपकी फास्ट ट्रैक बुक का 6th नंबर का चैप्टर है, राइट, रेक्टिफिकेशन। अभी जो रेक्टिफिकेशन है इसका मतलब क्या होता है, हम किसी भी चीज को गलती करते हैं और गलती को सुधारने का मतलब ही क्या होता है, रेक्टिफिकेशन होता है। सो रेक्टिफिकेशन इज नथिंग बट रेक्टिफिकेशन ऑफ अ मिस्टेक विच इज अपीरेंट ऑन रिकॉर्ड। मिस्टेक विच इज अपीरेंट ऑन रिकॉर्ड एक ही सेक्शन है, चैप्टर ही एक ही सेक्शन का है, सेक्शन 154। तो दिमाग में सेट कर लेना, सेक्शन 154 इज रेक्टिफिकेशन। दिमाग में सेट कर लेना, सेक्शन 154 इज रेक्टिफिकेशन। यस, अब इसके अंदर में अमेंडमेंट आया है। अमेंडमेंट क्या आया है, पहले जो रेक्टिफिकेशन होता था ये फिजिकली होता था एओ के पास, और अब जो है फेसलेस रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड रूल्स आ गए। फेसलेस रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड क्या आ चुके हैं, रूल आ चुके हैं। यही सबसे बड़ा अपडेट है। यस, तो सेक्शन 154 काम का है, ध्यान से सुनिएगा। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आता है सेक्शन 154। रेक्टिफिकेशन किस चीज का होगा, मिस्टेक विच इज अपीरेंट ऑन रिकॉर्ड। मिस्टेक विच इज अपीरेंट ऑन रिकॉर्ड। तो कोई भी इनकम टैक्स अथॉरिटी, चलो याद करके देखो, इनकम टैक्स अथॉरिटी कहीं पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है, हाँ हम लोगों ने पढ़ा था, सेक्शन 116, सीबीडीटी, सीसीआईटी, सीआईटी, जेसी, एसीडीसी, आईटीओ, टीआरओ, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, बिल्कुल वही। सो इनकम टैक्स अथॉरिटीज विच इज मेंशन अंडर सेक्शन 116, इन्होंने अगर कोई भी ऑर्डर पास किया है या इंटीमेशन पास किया है, चलो कम ऑन, किस चीज पे फोकस करना है, इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कोई भी ऑर्डर पास किया है या इंटीमेशन पास किया है, कम ऑन वापस से, ऑर्डर पास किया है या इंटीमेशन पास किया है। यहां से एक बात बिल्कुल समझ के चलिएगा, ऑर्डर, इंटीमेशन। इंटीमेशन धरती पे 3 प्रकार के होते हैं। इंटीमेशन धरती पे कितने प्रकार के होते हैं, 3। बिल्कुल दिमाग में रिकॉल कर लेना, सेट कर लेना, बिल्कुल अटका लेना दिमाग में। इंटीमेशन धरती पे 3 प्रकार के होते हैं, 143, 200A, 206 CB। यहीं से मैं आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूं, पूरे भारत के बच्चों के दिमाग में डालना चाह रहा हूं। इंटीमेशन 3 प्रकार के होते हैं, 143, 200A, 206 CB। याद करके देखो, हम रिटर्न कितने भरते हैं, 3। एक होता है नॉर्मल रिटर्न ऑफ इनकम,
एक होता है टीडीएस का रिटर्न, एक होता है टीसीएस का रिटर्न। और ये हर रिटर्न कहां जाते हैं? समरी असेसमेंट में जाते हैं। ये हर रिटर्न कहां जाते हैं? समरी असेसमेंट में जाते हैं। समरी असेसमेंट करने के बाद क्या इशू होता है बेटा? इंटीमेशन। ये वही 3 इंटीमेशन है। आपने नॉर्मल रिटर्न भरा 143(1) का इंटीमेशन आएगा, आपने टीडीएस रिटर्न भरा 200(a) का इंटीमेशन आएगा, आपने टीसीएस रिटर्न भरा 206(c)(b) का इंटीमेशन आएगा। चलो कम ऑन, इंटीमेशन कितने प्रकार के होते हैं धरती पे? 3। इंटीमेशन कितने प्रकार के होते हैं धरती पे? 3। 143(1) रिटर्न का इंटीमेशन, क्योंकि हर रिटर्न प्रोसेस हो गए, रिटर्न आप 3 ही डालते हो, नॉर्मल रिटर्न, टीडीएस रिटर्न, टीसीएस रिटर्न। क्लियर है बात? राइट। नॉर्मल रिटर्न का इंटीमेशन काय में आता है? 143(1). टीडीएस का इंटीमेशन काय में आता है? 200(a). टीसीएस का इंटीमेशन काय में आता है? 206(c)(b). यहां तक के क्लियर है सभी को? तो अगर कोई भी इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास किया है या कोई इंटीमेशन पास किया है एंड देयर इज अ मिस्टेक विच इज अपीरेंट ऑन रिकॉर्ड, देयर इज अ मिस्टेक विच इज अपीरेंट ऑन रिकॉर्ड। नाउ ये मिस्टेक अपीरेंट ऑन रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? कोई गलती जो क्लियर कट दिख रही है, कोई गलती जो क्लियर कट दिख रही है। लेट मी गिव यू अ ब्रीफ एग्जांपल। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर डिडक्शन अलाउड है एज पर लेट्स से अ बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट, कोई पर्टिकुलर डिडक्शन अलाउड है, बराबर है। लेकिन एओ ने क्या किया? एओ नया आया था फॉर द टाइम बिंग एनईएसी। तो एनईएसी के असेसमेंट यूनिट ने क्या किया था? ये पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को उन्होंने क्या कर दिया? डिसअलाउ कर दिया। Whereas a Bombay High Court judgment says that this particular expenditure has been allowed, right? Now this is a mistake which is apparent on record, क्योंकि क्लियर कट दिख रहा है ऑन रिकॉर्ड कि ये अलाउ है, पर एओ ने क्या कर दिया है? इसको डिसअलाउ कर दिया है। अब ऐसे केस में मैं क्या करूंगा? मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाऊंगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोलूंगा कि हे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, राइट, आपने जो ऑर्डर पास किया है वाया ऑर्डर नंबर व्हाटसोएवर, राइट, काइंडली रेक्टिफाई इट, एंड मैं इसके पीछे ये सबूत दे रहा हूं, ये मेरा एविडेंस है कि एज पर दिस पर्टिकुलर जजमेंट ये अलाउ है। तो एओ के पास आप क्या करते हो? रेक्टिफिकेशन करते हो। अब ये रेक्टिफिकेशन एक्चुअली होता कैसे, प्रैक्टिकली कैसे होता है, राइट? आप इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पे जाते हो, ई फाइलिंग की वेबसाइट पे जाते हो, लॉग इन करते हो, और लॉग इन के अंदर में आपको रिक्वेस्ट के अंदर में रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट आता है। तो आप वहां से क्या करते हो? इसे सबमिट करते हो। आपको जो ओरिजिनल ऑर्डर आया उसकी कॉपी अटैच करते हो, प्लस इस केस लॉ की सारी डिटेल आप क्या करते हो? वहां पे सबमिट करते हो, और फिर आप वेट करते हो इनके रेक्टिफिकेशन ऑर्डर आने का। तो इस तरीके से क्या होता है? रेक्टिफिकेशन कैरी आउट किया जाता है। तो बहुत छोटा सा सेक्शन है। इफ देयर इज अ मिस्टेक अपीरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, हर आंसर में ये वर्ड आना ही चाहिए। इफ देयर इज अ मिस्टेक अपीरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, द इनकम टैक्स अथॉरिटी में रेक्टिफाई एनी ऑर्डर और इंटीमेशन। तो ऑर्डर भी रेक्टिफाई हो सकता है, इंटीमेशन भी रेक्टिफाई हो सकता है। चलो कम ऑन, ऑर्डर भी रेक्टिफाई हो सकता है और इंटीमेशन भी क्या हो सकता है मालिक? रेक्टिफाई हो सकता है, राइट? अच्छा, क्या रेक्टिफिकेशन करने के लिए हमें कोई फीस देने की जरूरत है? द आंसर इज नो, राइट? इसके लिए कोई फीस देने की जरूरत नहीं। ऑनलाइन से आपको क्या करना है? एक एप्लीकेशन करना है और ये रेक्टिफाई हो जाएगा। आपके मन का तीसरा सवाल आएगा, हु विल रेक्टिफाई? मतलब भैया गलती सुधारेगा कौन? देखिए, इस धरती पे जो गलती करता है गलती सुधारनी भी उसी को चाहिए। मतलब द अथॉरिटी हु हैज पास द ऑर्डर विल रेक्टिफाई द मिस्टेक। सो अगर सीआईटी ने ऑर्डर पास किया हुआ है, इस सीआईटी एन इनकम टैक्स अथॉरिटी? यस, सीआईटी इज एन इनकम टैक्स अथॉरिटी। तो सीआईटी ही अपने ऑर्डर को क्या कर सकती है? रेक्टिफाई कर सकती है। तो सिंपल शब्दों में, द अथॉरिटी विच हैज पास द ऑर्डर विल रेक्टिफाई द ऑर्डर। द अथॉरिटी विच हैज पास द ऑर्डर विल रेक्टिफाई द ऑर्डर। अच्छा जी सर, अब मुझे एक बात बताइए, गलती क्या खुद से ध्यान में आनी चाहिए या असेसी भी बता सकता है ये गलती है? भाई दोनों चीज पॉसिबल है भैया। जिसने गलती की है या गलती हो भी गई है, दोनों चीजें पॉसिबल है। एक खुद से होकर के कई बार मन में आ जाता है कि यार ये मेरे से गलती हो गई है। कई बार ऐसा होता है ना, यार ये मेरे से गलती हो गई है। प्यार में कई बार ऐसा होता है, बाद में पता चलता है कि यार ये मेरे से गलती हो गई, स्यू मोटो बोला जाता है ऐसे, राइट? दूसरी बात, कई बार दोस्त बता देता है, क्या कर रहा है यार, तेरी जिंदगी खराब हो गई भाई, भाई इसको लेकर के तेरी जिंदगी खराब हो गई है। कैसा था तू, कितना हैप्पी गो लकी था, क्या हुआ इसके आने के बाद तेरी जिंदगी में? मतलब दूसरी चीज क्या हो सकती है, कोई और भी आपको बता सकता है। ठीक रेक्टिफिकेशन में सेम काम होता है। एक गलती से आपको खुद को समझ में आ सकती है कि हाँ यार ये मेरे से गलती हो गई है। दूसरा आपको कोई बता भी सकता है। मतलब रेक्टिफिकेशन कैन बी स्यूमोटो और रेक्टिफिकेशन कैन बी मेड ऑन एन एप्लीकेशन। यस और नो? अच्छा जी सर, अब रेक्टिफिकेशन करने के बाद दो सिचुएशन पॉसिबल है, या तो अमाउंट पेएबल आएगा या तो अमाउंट रिफंडेबल आएगा, राइट? रिफंड आया तो आपको तुरंत ग्रांट कर दिया जाता है रेक्टिफिकेशन के बाद। और मान लो अगर कोई अमाउंट पेएबल आ गई तो, क्योंकि हो सकता है ना किसी चीज का डिडक्शन नहीं देना था, एओ ने दे दिया, बाद में वो खुद होकर स्यूमोटो रेक्टिफाई करना चाहे। तो अब मुझे बताइए कि अगर अमाउंट पेबल आया, क्या ओबीएच देना जरूरी होगा? एक बात याद रखिए, पूरे इनकम टैक्स में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। पूरे इनकम टैक्स में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। जब भी आपकी कोई एडिशनल लायबिलिटी पेबल आएगी, विदाउट एनी क्वेश्चन अपने मन को समझा देना कि हाँ क्या होने वाला है। यस,
बिल्कुल आपको ओओबीएच देना पड़ेगा, दैट इज अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। क्लियर है मालिक? चलिए आइए यहां तक के पढ़ते हैं। पहला वर्ड कहां से चालू होना चाहिए? विद अ व्यू टू रेक्टिफाई। क्या वर्ड चालू होना चाहिए? बोलो, विद अ व्यू टू रेक्टिफाई एनी मिस्टेक अपीरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। एनी मिस्टेक अपीरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। अब यहां पे एक बात बहुत ज्यादा सोचने लायक है, क्या हम कोई न्यू एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं? द आंसर इज नो। हम कोई नया एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जो चीज हमारे पास रिकॉर्ड पे अवेलेबल है हमें भी बस वही सबमिट करनी पड़ेगी, कोई नया एविडेंस नहीं आ सकता। तो जो चीज एओ के पास ऑलरेडी गई है उसी बेसिस पे हमें क्या करना है, डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। सो विद अ व्यू टू रेक्टिफाई एनी मिस्टेक अपीरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड एंड इनकम टैक्स अथॉरिटीज विच इज मेंशन अंडर 116। तो ओनली इनकम टैक्स अथॉरिटी ही क्या कर सकती है? रेक्टिफाई कर सकती है। अब मुझे एक बात बताइए, इज इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल दैट इज ITAT एंड इनकम टैक्स अथॉरिटी? द आंसर इज नो। इज ITAT एंड इनकम टैक्स अथॉरिटी? द आंसर इज नो। तो क्या वो रेक्टिफाई कर सकते हैं? अंडर सेक्शन 116 नो। अंडर सेक्शन 116 नो। 116 के अंदर में वही रेक्टिफाई कर सकता है जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है। अगर वो इनकम टैक्स अथॉरिटी नहीं है तो वो 116 के अंदर में रेक्टिफाई नहीं कर सकता, पर हां उनके ओन पावर्स के अंदर में वो जरूर कर सकता है। जैसे ITAT इनकम टैक्स अथॉरिटी नहीं है, सेक्शन 116 में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, तो वो रेक्टिफाई 116 में नहीं कर सकते। पर आगे चल के आप अपील चैप्टर के अंदर में देखेंगे कि वो 254 के अंदर में क्या कर सकते हैं? रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। वो 254 के अंदर में रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो 154 में रेक्टिफाई करने के लिए ना आपको इनकम टैक्स अथॉरिटी होना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर आप अपने स्पेसिफिक पावर के अंदर में देखो, वहां आप क्या कर पाओगे? रेक्टिफिकेशन कर पाओगे। So, with a view to rectify any mistake apparent from record, an income tax authority अंडर सेक्शन 116 में अमेंड एनी ऑर्डर और अमेंड एनी इंटीमेशन। तो दोनों चीज हो सकती है, ऑर्डर का भी रेक्टिफिकेशन हो सकता है, इंटीमेशन का भी रेक्टिफिकेशन हो सकता है, दोनों पॉसिबल है मालिक। ठीक है, देयर इज नो फीस पेएबल फॉर रेक्टिफिकेशन, राइट? कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स अथॉरिटी में कौन कवर नहीं होता? ITAT। तो ITAT 116 में रेक्टिफाई नहीं कर सकता, पर उनके ओन सेक्शन लेट्स से 245 के अंदर में वो क्या कर पाएगा? रेक्टिफिकेशन कर पाएगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर में नहीं आते, सेटलमेंट कमीशन उसके अंदर में नहीं आते, तो ये अपने ओन पावर्स के अंदर में कर पाएंगे, 116 में नहीं कर पाएंगे। हाँ, इस सेक्शन में कौन कर सकता है? CBDT हो सकता है, CCIT हो सकता है, CIT हो सकता है, CIT अपील हो सकता है, JC हो सकता है, JD हो सकता है, इनकम टैक्स अथॉरिटी हो सकता है। तो ये लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेक्टिफिकेशन कैन बी मेड स्यूमोटो और एन एप्लीकेशन मेड। या तो स्यूमोटो भी हो सकता है, एप्लीकेशन मेड भी हो सकता है। एन अमेंडमेंट एनहांसिंग द लाइबिलिटी और रिड्यूसिंग द रिफंड शैल नॉट बी मेड अनलेस OOBH इज गिवन। तो जब तक के OOBH ना मिल जाए तब तक के कोई भी ऑर्डर क्या नहीं होगा? पास नहीं होगा। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वापस से इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या था? ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे कि क्या रेक्टिफाई हो सकता है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है सर? 6th पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि रेक्टिफिकेशन हमें कब तक के करना है। वी ऑल नो रेक्टिफिकेशन दो तरीके से हो सकता है। पहला हो सकता है स्यूमोटो, दूसरा हो सकता है ऑन एप्लीकेशन मेड। बोलो हाँ यहाँ बराबर है। अगर स्यूमोटो रेक्टिफिकेशन किया, अगर क्या किया बेटा? स्यूमोटो रेक्टिफिकेशन किया, तो आप कभी भी कर सकते हैं विद इन 4 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर कंटेनिंग द मिस्टेक वॉज पास्ड। जब भी ऑर्डर पास हुआ था उस फाइनेंशियल ईयर एंड से 4 साल के अंदर में स्यूमोटो कभी भी गलती को रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो मान लीजिए ऑर्डर पास हुआ था 22-23 फाइनेंशियल ईयर के अंदर में, तो 23 से लेकर के 4 साल दैट इज 27 तक की कभी भी स्यूमोटो उस ऑर्डर पे रेक्टिफिकेशन हो सकता है। बराबर है। और अगर मान लीजिए एप्लीकेशन किया होगा, तो एसएससी ने अप्लाई किया होगा, तो अप्लाई कैसे करेंगे? ई फाइलिंग इनकम टैक्स में जाना, लॉगिन करना, वहां पे एप्लीकेशंस के अंदर में रेक्टिफिकेशन डालना। बराबर है। अब अगर एप्लीकेशन किया होगा, तो अगर एसएससी ने एप्लीकेशन किया है तो जिस मंथ में उसने एप्लीकेशन किया है उसके एंड से 6 मंथ के अंदर में, तो मान लीजिए एप्लीकेशन अगर अप्रैल में किया है तो अप्रैल एंड से 6 मंथ के अंदर में रेक्टिफिकेशन का डिसीजन आ जाना चाहिए। तो चलो कम ऑन, राइट? वापस से रेक्टिफिकेशन कैसे हो सकता है? स्यूमोटो। स्यूमोटो हुआ तो क्या करना है? कब तक के करना है? 4 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर इज पास्ड। और अगर मान लीजिए एप्लीकेशन हुआ है तो जिस मंथ में एप्लीकेशन हुआ है उस मंथ के एंड से 6 मंथ्स के अंदर में आपको क्या करना है? रेक्टिफिकेशन कर देना है। जो अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया वो क्या करेगी? रेक्टिफाई कर देगी विद इन दिस पर्टिकुलर टाइम। विद इन दिस पर्टिकुलर टाइम। आर यू गेटिंग द पॉइंट? राइट? सो चेक, rectification can be on own motion within 4 years from the end of financial year in which order containing the mistake was passed. On application by SSC within 6 months from the end of the month in which application is received by income tax authority.
बट द एप्लीकेशन हैज टू बी मेड विद इन 4 ईयर। अब एप्लीकेशन भी कब तक करना है, जब तक कि एओ ऑर्डर पास कर सकता है। एओ कब तक के ऑर्डर पास कर सकता है, 4 साल। तो जो एसएससी द्वारा एप्लीकेशन है वो भी 4 साल के अंदर में ही होना चाहिए, और जब भी उसने एप्लीकेशन किया उस मंथ के एंड से 6 महीने के अंदर में क्या होगा, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास होगा। क्लियर है? तो चलो वापस से, कौन रेक्टिफाई कर सकता है? इनकम टैक्स अथॉरिटी रेक्टिफाई कर सकती है। क्या रेक्टिफाई कर सकती है? ऑर्डर या इंटीमेशन रेक्टिफाई कर सकती है। बराबर है। तीसरा, इसके लिए कोई फीस नहीं है। चौथा, अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है या रिफंड कम हो रहा है ओबीएच देना जरूरी है। पांचवा, रेक्टिफिकेशन स्यूमोटो हो सकता है 4 साल के अंदर में, जिस साल से ऑर्डर पास किया वहां से 4 साल के अंदर में, राइट। या फिर अगर एप्लीकेशन किया विच इज टू बी मेड विद इन 4 ईयर्स ओनली, जिस मंथ में एप्लीकेशन किया उस मंथ के एंड से 6 महीने के अंदर में रेक्टिफिकेशन ऑर्डर क्या कर देना है, पास कर देना है। यस, अच्छा जी। अब यहां पे भी डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर अफर्म्ड है। यहां पे भी क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर अफर्म्ड है। 7th पॉइंट के ऊपर लिखिए डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर। पार्शियल मर्जर हम लोगों ने और कहां देखा था? सेक्शन 147 के अंदर में देखा था। पार्शियल मर्जर का मतलब क्या था? पार्शियल मर्जर का मतलब था the issue which is a subject matter of appeal or revision cannot be considered by the lower authority। बराबर है। तो मान लीजिए एओ ने एक्सपेंसेस डिसअलाउ कर दिया ए, बी और सी, बराबर है। बी और सी को लेकर के आपका मैटर अपील या रिविजन में चले गया। रेक्टिफिकेशन किसका हो सकता है बाय एओ? ओनली ऑफ मैटर ए, नॉट ऑफ बी एंड सी विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील। तो 147 एंड 154 दोनों के अंदर में पार्शियल मर्जर अफर्म्ड है। 147 एंड 154 दोनों के अंदर में क्या है बेटा? डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर अफर्म्ड है। सो इफ दैट ईयर्स ऑर्डर हैज बीन डिसाइडेड इज अपील और रिविजन, यहां पे डिसाइडेड इन होना चाहिए। इफ डिसाइडेड इन अपील और रिविजन तो क्या? इफ द मैटर विच इज कंसिडर्ड एंड डिसाइडेड इन अपील और रिविजन, वो मैटर क्या नहीं हो सकता? रेक्टिफाई नहीं हो सकता, अमेंड नहीं हो सकता। अदर मैटर को क्या किया जा सकता है? रेक्टिफाई भी किया जा सकता है, अमेंड भी किया जा सकता है एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर। तो डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर कहां कहां अफर्म हो गया? सर 147 में भी अफर्म हो गया, सर 154 में भी अफर्म हो गया। दोनों सेक्शन कहते हैं वो मैटर जो अपील या रिविजन में कंसिडर हो चुके हैं, डिसाइड हो चुके हैं, वो मैटर का रीअसेसमेंट भी नहीं हो सकता, वो मैटर का रेक्टिफिकेशन भी नहीं हो सकता। बात क्लियर है सभी को? चलो, अगर अपील से फाइल किया है पर मैटर अब तक के डिसाइड नहीं हुआ तो क्या रेक्टिफिकेशन हो सकता है? बिल्कुल ये पॉसिबल है, क्योंकि लॉ बहुत क्लियर है। जो मैटर कहां डिसाइड हो चुका है, किसके अंदर में? अपील या रिवीजन के अंदर में। जो मैटर क्या हो चुका है? अपील या रिवीजन के अंदर में हो चुका है, वो मैटर को नहीं ले सकते। आपने सिर्फ फाइल किया और अब तक डिसीजन नहीं आया, क्या रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। यस, अच्छा जी। मान लीजिए रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर आया और आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई। आपकी लाइबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। आप ग्रीवियांस फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं यार ये जो ऑर्डर पास हुआ ये सही नहीं है, क्या इसके खिलाफ कोई ग्रीवियांस एड्रेसल हो सकता है? आंसर इज यस। इसके खिलाफ आपके पास 2 रास्ते अभी भी ओपन है। आप अपील में भी जा सकते हैं, रिवीजन में भी जा सकते हैं। तो रेक्टिफिकेशन का जो ऑर्डर आया है, रेक्टिफिकेशन का जो क्या आया है, ऑर्डर आया है, इसके खिलाफ आप अपील में जा सकते हैं, आप कहां जा सकते हैं? रिवीजन में जा सकते हैं। तो असेसी कैन फाइल appeal or make an application for revision under section 264 against the order of rectification passed by the AO, against the order of rectification passed by the AO। तो कहां जा सकते हो? बोलो जल्दी से, कहां जा सकते हो सर? पहला आप जा सकते हो अपील के अंदर में, और दूसरा आप जा सकते हो रिवीजन के अंदर में। पहला आप जा सकते हो अपील के अंदर में, दूसरा आप जा सकते हो रिवीजन के अंदर में। ये 2 चीजें आपके लिए पॉसिबल है। बराबर है। अच्छा जी सर, आ गए हैं हम लोग ऑलमोस्ट लास्ट पॉइंट के अंदर में। क्या कहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज के लिए एक स्कीम बना रहा है फॉर द पर्पस ऑफ फेसलेस रेक्टिफिकेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है? एफिशिएंसी लाना, ट्रांसपेरेंसी लाना, अकाउंटेबिलिटी लाना। एफिशिएंसी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जल्दी से जल्दी अपने ग्रीवियांस एड्रेस कर सके। ट्रांसपेरेंसी ताकि टाइम बाउंड मैनर के अंदर में सिस्टम के थ्रू हो, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन ही ना हो। अकाउंटेबिलिटी कि भैया टैक्स पेयर को उनका हक मिलना ही चाहिए। तीसरा, एलिमिनेट द इंटरफेस बिटवीन एओ एंड द असेसी। चाहते ही नहीं कि घूसखोरी हो, एलिमिनेट हो जाए 2 लोगों के बीच का डिस्टेंस। क्लियर। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं, जो ऑफिसर बी टाउन या सी टाउन के अंदर में, सी कैटेगरी के अंदर में है, उनके पास अगर उतना काम नहीं है तो
सैलरी तो उनको भी जा रही है, उनसे भी अब क्या करवाया जा रहा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, उनसे भी काम कराया जा रहा है असेसमेंट यूनिट के अंदर में। एंड इंट्रोड्यूसिंग टीम बेस्ड रेक्टिफिकेशन, हम लोगों ने असेसमेंट करते वक्त, फेसलेस असेसमेंट करते वक्त देखा है टीम बेस्ड। अब सिर्फ एक ही एसएससी सब कुछ नहीं करता, असेसमेंट यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट, रिव्यू यूनिट, टेक्निकल यूनिट, सबके सभी टीम बेस्ड असेसमेंट क्या करते हैं, कैरी ऑन करते हैं, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पावर लेके रखा है, हालांकि इससे रिलेटेड रूल अब तक के आपके लिए आए नहीं है, तो वो आपके लिए जरूरत का पार्ट नहीं है, बराबर है कि नहीं, राइट। वही चीज आपको सेक्शन 157A के अंदर में लिखी हुई है, ये चीज जो हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिखी हुई है, वापस से वही चीज 157A के अंदर में पूरा दी हुई है। एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एलिमिनेट द इंटरफेस बिटवीन इनकम टैक्स अथॉरिटी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इंट्रोड्यूसिंग टीम बेस्ड असेसमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही थी, इस चीज से रिलेटेड डायरेक्शन 31 मार्च 2022 तक के ही लाने वाली थी, पर ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, वो आगे बढ़ा सकते हैं, राइट। दो केस लॉ है जिसको याद रखा जा सकता है। पहला क्वेश्चन जो आप लोग पूछ रहे हैं, पहला क्वेश्चन जो आप लोग के मन में आएगा, राइट, टाइम लिमिट फॉर रेक्टिफिकेशन। पहला एक हिंद वायर का केस है, हिंद वायर इंडस्ट्रीज का केस है। क्या रेक्टिफाइड ऑर्डर फिर से रेक्टिफाई हो सकता है, पॉइंट नंबर 1। और अगर ये रेक्टिफाई हो सकता है तो उसका टाइम लिमिट कहां से काउंट होगा, ओरिजिनल ऑर्डर से काउंट होगा या रेक्टिफाइड ऑर्डर से काउंट होगा। एक एक करके इसका जवाब देते हैं। पहला हिंद वायर का जो केस है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। दो पॉइंट यहां पे डिस्कशन में थे। पहला, रेक्टिफाइड ऑर्डर फिर से रेक्टिफाई हो सकता है क्या, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर रेक्टिफाइड ऑर्डर फिर से रेक्टिफाइड हो सकता है तो वो जो 4 साल का समय है वो कहां से काउंट करेंगे, ओरिजिनल ऑर्डर से काउंट करेंगे या रेक्टिफाइड ऑर्डर से काउंट करेंगे। तो हिंद वायर के केस में दोनों का भी जजमेंट बहुत क्लियर आ गया। पहला जजमेंट था, क्या रेक्टिफाइड ऑर्डर फिर से रेक्टिफाइड हो सकता है, द आंसर इज यस, रेक्टिफाइड ऑर्डर कैन अगेन बी रेक्टिफाइड। पॉइंट नंबर 2, द टाइम लिमिट फॉर रेक्टिफिकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम द रेक्टिफाइड ऑर्डर एंड नॉट द ओरिजिनल ऑर्डर। तो दूसरा पॉइंट जो था, ये जो 4 साल का टाइम लिमिट है वो कहां से चालू होना चाहिए, रेक्टिफाइड ऑर्डर से चालू होना चाहिए। कहां से चालू होना चाहिए, रेक्टिफाइड ऑर्डर से चालू होना चाहिए, इफ द सब्जेक्ट मैटर इज सेम। तो इफ द सब्जेक्ट मैटर इज सेम, जिस पॉइंट के ऊपर रेक्टिफिकेशन हो रहा है, इफ द सब्जेक्ट मैटर इज सेम, इफ द सब्जेक्ट मैटर इज सेम, जिस चीज के लिए रेक्टिफिकेशन हो रहा है, टाइम लिमिट कहां से चालू होना चाहिए, रेक्टिफाइड ऑर्डर से चालू होना चाहिए, ना कि ओरिजिनल ऑर्डर से, राइट। हालांकि इस केस लॉ ने ये नहीं बताया कि अगर सब्जेक्ट मैटर सेम नहीं है तो क्या, तो इट इज ऑब्वियस, अगर सब्जेक्ट मैटर सेम नहीं है तो फिर टाइम लिमिट ओरिजिनल ऑर्डर से काउंट होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट मैटर सेम है, जिसका ऊपर रेक्टिफिकेशन पहले हो चुका है और फिर एक बार रेक्टिफिकेशन हो रहा है, तो टाइम लिमिट जो है वो रेक्टिफाइड ऑर्डर से काउंट होना चाहिए। क्लियर है। सो हिंद वायर केस, टाइम लिमिट फॉर रेक्टिफिकेशन वंस रेक्टिफाइड ऑर्डर इज पास्ड, इफ आफ्टर rectification again a rectification order is passed, the time limit shall be calculated with respect to rectified order and not the original order। बाजू में लिख के रखिए, if subject matter is same। if subject matter of rectification is same। डन है बेटा। एक और केस है हरियाणा स्टेट हैंडलूम्स हैंडीक्राफ्ट्स का। क्या केस है जरा समझिए। मान लीजिए एओ ने रेगुलर असेसमेंट का नोटिस सेंड कर दिया। रेगुलर असेसमेंट का नोटिस 143(2) के अंदर में होगा। रेगुलर असेसमेंट का नोटिस सेंड कर दिया 143(2) के अंदर में, और 143(2) का नोटिस जा चुका है, मतलब असेसमेंट पेंडिंग हो गया। असेसमेंट जब पेंडिंग हो गया, क्या एओ रेक्टिफिकेशन कर सकता है जब असेसमेंट पेंडिंग है? द आंसर इज नो। अगर असेसमेंट पेंडिंग है तो असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद, लाइबिलिटी क्रिस्टलाइज होने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, अपील, रिवीजन या रेक्टिफिकेशन देख सकते हैं। जब तक कि आपकी लाइबिलिटी क्रिस्टलाइज नहीं हुई तब तक कि आप रेक्टिफिकेशन कर नहीं पाएंगे। तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ 143(3) क्या रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है? आंसर इज नो। कैन यू इशू द नोटिस ऑफ रेक्टिफिकेशन to a mistake apparent from record in an intimation under 143(1) after the valid issuance of notice under 143(2)?
नो, द रेक्टिफिकेशन ऑफ इंटीमेशन कैनॉट बी डन। रेक्टिफिकेशन ऑफ इंटीमेशन कैनॉट बी डन। इंटीमेशन को अब आप रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे जब आपका केस ऑलरेडी क्या हो चुका है, रेगुलर असेसमेंट के लिए आ चुका है, रेगुलर असेसमेंट के लिए आ चुका है। सो दिस वॉज योर रेक्टिफिकेशन गाइज। ये है आपका रेक्टिफिकेशन। इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमें क्या करना है, लिखना भी है, तो वो हम लिखेंगे। एक बार इसको देख लीजिए फटाक से, एक बार खुद से रीड कीजिए, फिर लिखना पार्ट चालू करते हैं। डन, चलो। अच्छा, कुछ लोग पूरे भारत से, मतलब आलस की भी देखो एक हद होती है। कुछ लोग बोल रहे हैं सर ये जो आप लिख रहे हैं ना, यही हमें आप क्या करिए टेलीग्राम के ऊपर डाल दीजिए। देखो बेटा, कुछ जगह मेहनत करनी होती है, उनमें से लिखना भी एक है। समझ में आ रहा है? मतलब सर मैं आपको बताता हूं, जब से ये फास्ट ट्रैक फ्री किया है, अलग अलग बच्चों की अलग अलग रिक्वेस्ट है, बराबर है। मैं इन रिक्वेस्ट को अच्छे से एड्रेस करना चाहता हूँ, हमली एड्रेस करना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर एक, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर एक काम कीजिए, जो बुक्स है वो भी फ्री डाल दीजिए। देखिए अंडरस्टैंड कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो सकता तो जब मैंने मेहनत श्रमदान ही कर दिया तो बुक का कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात समझिए, मेरे पीछे एक बहुत बड़ी टीम है जो इन नोट्स के ऊपर बैठती है, नोट्स के ऊपर काम करती है। उनका घर ना इसी से चलता है, उनका घर इसी से चलता है। मैं मेरा श्रमदान फ्री में कर रहा हूं, पर अंडरस्टैंड कीजिए कुछ लोग, उनका घर भी है, बराबर है। आपने मेरे को प्यार दिया है, पर उनकी भी जिम्मेदारी मेरी है। आप बात समझ रहे हैं? तो मैं नोट्स को फ्री नहीं कर सकता, ये रिक्वेस्ट करना बंद करें। दूसरा रिक्वेस्ट मेरे पास आ रहा है, सर नोट्स की कॉस्ट को एटलीस्ट कम कर दीजिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा, नोट्स का कॉस्ट यही है, नोट्स का कॉस्ट यही है, कम नहीं हो सकता। आप इस तरह से अगर कैलकुलेट करेंगे ना कि यार इसका जेरोक्स तो इतने में मिल जाता है, अंडरस्टैंड, हमें कलर बुक दे रहे हैं जेरोक्स में, राइट। हमें कलर बुक दे रहे हैं, कलर बुक के साथ साथ ये 4 कलर प्रिंटिंग के अंदर में आता है, परफेक्ट बाइंडिंग के अंदर में आता है, और कुरियर चार्जेस जो है वो इसी के अंदर में इंक्लूडेड होते हैं। तो ये सब चीजों का ध्यान में रखते हुए उसका कॉस्ट निकाला गया है। अगर आप अपने घर के अंदर में भी कलर प्रिंटिंग निकालेंगे, अपने शहर में भी, और उसको स्पाइरल करवाएंगे या परफेक्ट बाइंडिंग कराएंगे, लगभग आपका उतना ही कॉस्ट बैठेगा। तो सर प्लीज ये भी रिक्वेस्ट मैं नहीं कर पाऊंगा। तीसरा, एक बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर एक दिन के अंदर में जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड कर दीजिए। सर मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, बट मुझे मेरी मार्केटिंग टीम का भी ध्यान में रखना पड़ता है, उनके कुछ सजेशन है जो मेरे को फॉलो करने पड़ते हैं इसी के लिए। अदरवाइज जैसा कि मैंने आपको कहा है कि टाइम लिमिट के अंदर में आपको जल्दी वीडियो चाहिए, जल्दी जल्दी वीडियो का रीच पहुंचाइए, इंडिया के अंदर में पहुंचाइए, मैं फटाफट अपलोड कर दूंगा। नहीं तो फिर फरवरी तक के तो सर आपको करना ही है, तब तक के तो पूरे अपलोड हो ही जाएंगे। ठीक है सर। एक और रिक्वेस्ट सर बच्चे मेरे से कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो फाइनल के बच्चे हैं, वो कह रहे हैं कि सर क्या हम पुणे में आकर के, आप जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तब हम लोग बैठ सकते हैं क्या? वेल टू बी ऑनेस्ट, मैं इसे स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर मैं क्लास में एक बैच लेकर के करता तो मैं डेफिनेटली आपको बोल सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाल फिलहाल में ये पॉसिबिलिटी नहीं है, और मैं इसे स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं मेरे, राइट। इसीलिए मैं आपको बुला नहीं सकता कि भैया आप आकर के बैठो। बट अगर ये पॉसिबिलिटी बनेगी, या मान लीजिए क्लासरूम और अदर चीजें अवेलेबल रहेगी, आई वुड लव टू कॉल यू। मैं वैसे ही फ्री ले रहा हूं, आप सामने आके बैठ जाएंगे तो ये उल्टा और अच्छा हो जाएगा, 1-2 क्वेरीज कुछ रहेगी, आमने सामने डिस्कस हो जाएगी। तो ये अगर होता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, बट हाल फिलहाल में ये नहीं है। तो मैं इसे अपने स्टूडियो में अपने टाइम के हिसाब से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कभी मॉर्निंग में कर लेता हूँ, कभी इवनिंग में कर लेता हूँ, जैसा जो टाइम अवेलेबल हो पा रहा है उस हिसाब से। तो जब भी ये पॉसिबल होगा मैं आपको जरूर कम्युनिकेट करूंगा। यस, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। रेक्टिफिकेशन, सेक्शन 154। with a view to rectify any mistake apparent on records an income tax authority under section 116 can amend any order or intimation।
rectification can be done suo motu or on application made. Time limit for rectification. Order sought to be rectified was passed within 6 months from the end of the month in which application is made. Rectification of an order decided in appeal or revision cannot be passed doctrine of partial merger. Done? Remedies against rectification order. Appeal to CIT appeal. Revision to CIT under section 264. A rectified order can also be rectified. A rectified order can also be rectified. If subject matter is same, subject matter is different. Time limit shall be counted from rectified order.
time limit to be counted from original order. डन है सर? चलो, दो क्वेश्चन यहां पे रखे हुए हैं। लेट्स चेक द टू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के लिए। EIH प्राइवेट लिमिटेड फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 was completed on 31st December 2018। ठीक है। The company went into appeal, CIT appeal. An appeal was decided on August 2022. An appeal effect was duly given by AO on 25th August 2022. Thereafter, on 1st September 23, the AO noticed a mistake calculation of depreciation on a particular block of asset, which reduced the assessment. AO issued notice under 154 for rectifying the mistake. Is rectification permissible? अब देखिए यहाँ पे अलग अलग ईयर देखिए आपको घुमाने की कोशिश की है, लेकिन क्वेश्चन कुछ डिफरेंट ही है। क्वेश्चन क्या है? एक मैटर था जो कहां जा चुका है, अपील में जा चुका है, अपील उसके ऊपर डिसाइड हो चुका है, अपील का इफेक्ट एओ ऑलरेडी दे चुका है। ये मैटर को एओ ओपन करना चाह रहा है। क्या ये मैटर ओपन हो सकता है या नहीं? सीधा सीधा क्वेश्चन डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर पे पूछा है। सीधा सीधा क्वेश्चन किसके ऊपर पूछा है? डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर पे पूछा है। बताइए, अ मैटर विच हैज बीन डिसाइडेड बाय हु? बाय इनकम टैक्स appellate tribunal or revisional authority. Can said matter be adopted for rectification? Answer is no. Why? Because doctrine of partial merger has been affirmed. Because doctrine of partial merger has been affirmed. याद आ रहा है आपको? क्योंकि doctrine of partial merger आ चुका है तो अब ये possibility नहीं है। खत्म हो गई बात। Yes, चलो बढ़ते हैं आगे। डन है बेटा? लेट स्टार्ट। As per section 154, with a view to rectify any mistake apparent on record, an income tax authority under section 116 may amend any order or intimation, any order or intimation passed by it. Rectification can be done
suo moto or on application made by assessee in this behalf, or application made by assessee in this behalf. However, rectification of an order which is considered and decided in any appeal or revision cannot be rectified under section 154. Doctrine of partial merger has been affirmed under section 154. Hence, the contention of AO is not correct. He cannot rectify the issue decided by appeal. Even if rectification has to be done, it can be done by CIT appeal or revision by CIT as the case may be, not by AO. तो रेक्टिफिकेशन एओ नहीं कर सकता, जिस अथॉरिटी ने पास किया है वो कर सकता है। अब मैटर किसके पास चले गया? सीआईटी अपील के पास चले गया, रिवीजन के पास किया, तो रेक्टिफिकेशन भी कौन कर पाएगा? सीआईटी अपील या वही रिवीजन कर पाएंगे, दैट इज सीआईटी। इज दैट डन? चेक कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर ऑन। In an order of assessment for the assessment year, the assessee noticed a mistake for which application under 154 was moved and order was rectified. Subsequently, assessee moved further application for rectification, which was rejected by AO on the ground that the order once rectified cannot be rectified again. Is the contention of AO correct? Completely incorrect. A rectified order can again be rectified. हिंद वायर के केस में तो हमने देखा है कि उसका जो टाइम लिमिट होगा वो तो क्या होगा, वहां से चालू होगा फ्रॉम द रेक्टिफाइड ऑर्डर इफ द सब्जेक्ट मैटर इज सेम। तो क्या एओ का कंटेंशन करेक्ट है? आंसर इज नो। आंसर कहां से चालू होना चाहिए? द कंटेंशन ऑफ एओ इज नॉट करेक्ट। The contention of
assessing officer is not correct. The contention of assessing officer is not correct. A order passed by income tax authority can be rectified if there is a mistake apparent from record. Hence, even a rectified order is an order for the purpose of rectification under section 154. Hence, rectified order can also be rectified. Hence, rectified order can also be rectified. Further, the time limit of rectified order shall be counted from the earlier rectified order if the subject matter of rectification is same. If the subject matter of rectification is same. चेक कर लीजिए. डन. तो लीजिए सर, आपका एक और टॉपिक ओवर होता है. तो इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर में आपका एक और टॉपिक ओवर होता है. साथ साथ में मैं रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चनर भी ओपन कर देता हूँ. रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चनर के अंदर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि आप मॉड्यूल भी ओपन करके देखेंगे तो इसके ऊपर हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन होंगे, उससे ऊपर नहीं होंगे. वो भी हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर रखा है. यस, चलिए 2 क्वेश्चन है. इसमें से पहला क्वेश्चन जो है ये डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर के ऊपर है, तो ये मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि हमने इस पे क्वेश्चन किया है. इसका जो सेकंड क्वेश्चन है ये मैं जरूर लेता हूं. तो सभी लोग अपना क्वेश्चनर निकाल दीजिए और क्वेश्चनर निकाल करके आपका रेक्टिफिकेशन का टॉपिक निकालिए फटाक से. डन है बेटा. लेट्स चेक. अब अगर आप यहां देखेंगे 4 डिस्कस अलग अलग इशू किए गए हैं जो रेक्टिफिकेशन पे बेस्ड है. Discuss the validity of proposal to rectify the proceeding under section 154. पहला, despite intimation of death of assessee, AO had completed the assessment without bringing the legal representative on record. Is the order sought to be rectified by bringing legal representative on record? Understand? अगर आपको क्लियर कट इंटीमेशन आ चुका है कि एसएससी की डेथ हो चुकी है तो आपको लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लाना ही चाहिए था. हम रेक्टिफिकेशन कभी भी उस चीज का कर सकते हैं देयर इज अ मिस्टेक अपीरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड. अब इस केस के अंदर में आपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को सामने लाया ही नहीं और आपने डायरेक्ट ऑर्डर पास कर दिया, तो ये ऑर्डर रेक्टिफिकेशन इस ऑर्डर का पॉसिबल नहीं हो पाएगा. द एओ is duty bound to conduct a proper inquiry so as to ascertain the legal representative of deceased and serve a notice on them before completing the assessment. The AO has to conduct the detailed investigation. Under 154, rectification is possible of a mistake apparent from record and not of an issue which detail
investigation has to be conducted. Therefore, rectification under 154 is not possible. ये हो गया पहला पॉइंट. दूसरा, in an assessment, credit of TDS has been taken according to the assessment year of the payee. This is sought to be changed to assessment year with reference to the date of issue of TDS certificate and to withdraw the interest granted earlier under 244. देखिए, TDS का क्रेडिट उस साल में लिया जाता है जो असेसी का दैट इज पेई का असेसमेंट ईयर होगा, ना कि उस ईयर में जब आप TDS सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं. अब इस केस में क्लियर कट बोला है दैट क्रेडिट ऑफ TDS हैज बीन टेकन अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट ईयर ऑफ पे, विच इज एक्चुअली करेक्ट. तो फिर इसको रेक्टिफिकेशन की कोई जरूरत ही नहीं है. एज पर सेक्शन 199, TDS credit is allowed in the year in which income is offered for taxation. In the present case, tax credit has been rightly taken in according to the assessment year of payee as per section 199. Therefore, there is no mistake apparent from record and rectification under 154 is not possible. थर्ड केस हमारे पास आता है, AO omitted to grant the assessee interest under 244 on refund found to be payable in order passed pursuant to an appellant order. Assessee seek grant of the said interest. अब ध्यान से सुनिएगा. रिफंड दिया, रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट भी देना चाहिए था इफ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. अज्यूमिंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड और आपने इंटरेस्ट नहीं दिया है तो दैट कॉल फॉर अ रेक्टिफिकेशन. यहां पे कोई डिबेटेबल इशू ही नहीं है. अकॉर्डिंग टू 244 सबसेक्शन 1A, वेयर द होल और एनी पार्ट ऑफ द रिफंड इज ड्यू टू असेसी as a result of any amount having been paid by him in pursuance to an order of assessment or penalty, and such amount or part thereof has been found in any appeal or other proceeding in excess of what he is liable to pay as tax or penalty, then central government shall pay such simple interest at the rate of 2% per month on the amount so found to be in excess from the date on which such amount was paid till the date the refund is granted. Omission to grant the interest on refund is a mistake apparent from record. It does not involve any debatable issue and hence rectification order under 154 can be passed. The assessee claim for double taxation relief was rejected in original proceeding as there was not even evidence of the tax in foreign country. Assessee now seek rectification on the strength of document coming to his possession later on. The document coming in possession of assessee subsequently do constitute record. If on the basis of document no further investigation is required, no double taxation relief is a prima facie admissible, then rectification under 154 is possible. देखिए, मिस्टेक अपीयरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का मतलब क्या हो सकता है? एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड या बाद में जो रिकॉर्ड उसके हाथ में आए होंगे जिसके बेसिस पे क्या किया गया है असेसमेंट, तो ये रिकॉर्ड माने जाते हैं. अब अगर बाद में भी कोई रिकॉर्ड मिल रहा है और उसके बेसिस पे रेक्टिफिकेशन हो रहा है तो ये एक वैलिड रेक्टिफिकेशन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है. तो यहां पे हमने एक और क्वेश्चन कंप्लीट किया. ये क्वेश्चन आप लोग घर पे देखिएगा और इसी के साथ साथ इस पार्ट का आपका जो टॉपिक है ये क्या होता है मालिक, ओवर होता है. तो यहां पे सर हम लोगों ने क्या कर दिया सर, रेक्टिफिकेशन खत्म कर दिया और रेक्टिफिकेशन भी जो असेसमेंट से कनेक्टेड टॉपिक था वो हमारा खत्म हुआ. ये वीडियो का पार्ट ए यहीं पे समाप्त होता है. मिलूंगा आपसे पार्ट बी के अंदर में. तब तक के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक करते रहिए और हाँ, पूरे भारत तक के ये मिशन को पहुंचाते रहिए. घर पे और ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा. ड्रीम प्लस वर्क इज इक्वल टू सक्सेस, इस मंत्र को याद रखिएगा. मिलता हूं आपसे अगले वीडियो के अंदर में. तब तक के लिए बाय बाय और अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखना. टेक केयर.